पॉपुलेशन लोड होने के बावजूद आज हमारे फरीदाबाद की कॉलोनीज़ की अगर आप दशा देखेंगे तो वो दशा नहीं, दुर्दशा है। नरक जैसी स्थिति कॉलोनीज़ के अंदर बनी हुई है। जगह जगह पर लोग इन्हीं कॉलोनीज़ की विकास की दुहाई देते हैं, इसी कॉलोनीज़ के इसी विकास के नाम पर वो वोट बैंक की तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। हर चुनाव में वादे दे दिए जाते हैं कि कॉलोनी का विकास किया जाएगा, कॉलोनी में ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। केंद्र से लेकर और प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर आपके पार्षद स्तर के जो नेता हैं वो सभी, उनका फोकस ये रहता है, अगर वो एनसीआर में या फरीदाबाद में कहीं पर भी कोई सभा करेंगे तो वो कहेंगे कि जी कॉलोनी के अंदर हम 100 एंड 100 विकास करना चाहते हैं। सरकारें आई, सरकारें चली गई, सरकारें आएंगी, सरकारें फिर चली जाएंगी, लेकिन जो स्थिति आज कॉलोनीज़ के अंदर बनी हुई है, जिस तरीके का विकास कॉलोनीज़ के अंदर चल रहा है, वो आप देखेंगे वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आप में से ज़्यादातर साथी, बहुत सारे साथी कॉलोनीज़ में रहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र कॉलोनीज़ में रहते हैं, हम खुद कॉलोनीज़ में, मेरा रोज़ का आना जाना रहता है। तो बरसात के मौसम में आप स्थिति देख लीजिए कॉलोनी की क्या होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। गली नाली, सड़क, सीवर, इनकी अगर आप व्यवस्था देखेंगे अगर कॉलोनीज़ के अंदर, तो हम कह तो कॉलोनी देते हैं, लेकिन अगर हम इनकी हालत को देखें या इनके अंदर जैसा विकास कार्य किया जा रहा है उसको देखें तो इनको स्लम कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। सरकार की नज़र में इनको स्लम की तरह ही देखा जा रहा है, क्योंकि जब कोई विकास कार्य ही नहीं है, जब यहाँ पर किसी तरह का कोई लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तारे नीचे लटकी पड़ी हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, बेजुबान जानवरों को करंट लगने से उनके हादसे होते हैं, सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं जिससे कि मौतें होती हैं इस शहर के अंदर। ये विचित्र सा शहर है जिसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन कॉलोनीज़ के अंदर सीवर के ढक्कन खुले होने से जो मौतें हुई हैं, तो आप देखेंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मौत अगर हुई है तो फरीदाबाद शहर के अंदर हुई है। तो कैसी विचित्र सी स्मार्ट सिटी बना के दिया, और इन सब का जो ठीकरा फोड़ा जाता है वो कह देते हैं इन्होंने एक चीज़ पकड़ ली है जी, ये कॉलोनी वैध है, ये कॉलोनी अवैध है। अब वैध और अवैध के जो खेल चल रहा है उसके अंदर आज मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ बहुत सारी नंबर ऑफ कॉलोनीज़ को वैध घोषित कर दिया है। मुझे ये वैध और अवैध का ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आता और ना मैं इससे कोई सरोकार रखता हूँ, क्योंकि अगर ये अवैध थी तो फिर ये बनने क्यों दी गई, ये कॉलोनीज बनने क्यों दी गई? अगर ये अवैध थी, अगर ये ज़मीन अवैध थी, अगर ये कार्य जो किया जा रहा था ये क्यों किया जा रहा था? जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब आपके क्या डीटीपी एनफोर्समेंट या आपके जो टाउन प्लानिंग वाले जो और अधिकारी हैं, जो तमाम अमला है, जो बाद में बनने के बाद तोड़फोड़ करने के लिए आ जाता है, भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए, जो बाद में यहाँ पर जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए चले जाते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई को तोड़ने के लिए चले जाते हैं, वो लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब ये चीज़ बन रही थी। इसका मतलब या तो जब वो बन रही थी या तो आपने उस समय पैसे ले लिए और आपने भ्रष्टाचार को पनपाया। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सरकार कोई भी हो सकती है। या तो आपने उनको पनपाया और अगर, या फिर आपने उसको माना कि ये तो वैध है, ये वैध कार्य हो रहा है इसलिए हम नहीं रोक सकते। और या तो आप लोगों की एग्जिस्टेंस को, जो जनता यहाँ पर रह रही है, जो फरीदाबाद में जनता कॉलोनी में रह रही है, जिसको सो कॉल्ड अवैध कॉलोनी बोला जा रहा है, या तो आप इनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लो या इनकी एग्जिस्टेंस को नकार दो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, ये सरकारें क्या है, बीच के रास्ते पे चलती हैं। बीच के रास्ते पे कैसे चलती हैं कि मकान तो बन जाने दिए, सुविधाएं कुछ देनी नहीं है, और जब आप सुविधाओं की मांग करेंगे, जब आप अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करेंगे तो कह देंगे जी आपकी तो कॉलोनी ही वैध नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो बीच का रास्ता हो गया ना भाई। या तो इसका मतलब या तो आप फिर इनको हटा के ख़त्म कर दो और हमारी एग्जिस्टेंस को नकार दो, और अगर हमें स्वीकार कर रहे हो तो फिर हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेना मेरा भी अधिकार है। आप में से कुछ लोगों को शायद जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट है राइट टू सिटी, यानी कि शहरीकरण मेरा अधिकार है। अगर मैं किसी शहर में रह रहा हूं तो जो शहर को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अगर मान लीजिए अपने सेक्टर, अपने एरिया के जो मूलभूत जो अपने सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए जो पॉश सेक्टर जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं, सेक्टर 15 हो गया, सेक्टर 21 हो गया या सेक्टर 16 हो गया, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, जो सुविधाओं का अधिकार एक सेक्टर निवासी को है वही सुविधाओं का अधिकार एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस कहता है। ये देश के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनके अंदर आंदोलन चल रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र सी और दिलचस्प बात यह है कि हम वोट के लिए तो लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हैं, औद्योगिकरण करके लोगों को यहाँ पर आमंत्रित तो करना चाहते हैं इस शहर के अंदर, उनको नए नए जो कमाई के साधन है वो दिखाकर आमंत्रित तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको आने के बाद केवल भेड़ बकरियों की तरह हम पहले तो उनकी गाड़ी कमाई को ऐसे अवैध प्लॉटिंग करके उसमें बेचते हैं,
उसके बाद फिर उनको सुविधाओं से महरूम रखते हैं और उसके बाद फिर सरकार की कोई एक नीति आ जाती है जब कोई इलेक्शन आने वाला होता है कि लो जी हमने आपकी कॉलोनी को वैध कर। खैर इस चीज़ के लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी दूंगा और आप सब लोगों को बधाई भी दूंगा कि जो भी कॉलोनीज उन्होंने वैध की, चलो कम से कम एक रास्ता तो खुला। अब बात आती है कि ये सारी समस्याएं आप सब लोगों को पता है, मेरे जैसे बहुत लोग पूरा दिन बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बोलते रहते हैं, तमाम तरह के नेता जो हैं सभी पार्टियों के पास केवल कॉलोनी के विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि इसका समाधान कैसे होगा, हम क्या सॉल्यूशन दें कि इससे इसका सॉल्यूशन हो जाए, हम ऐसा क्या काम करें कि ये प्रॉब्लम ना रहकर एक समाधान बन जाए। तो हम लगातार 3-4 महीने से कॉलोनीज के अंदर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भाई लोग क्या चाहते हैं इसके। तो हमने ये पाया कि फरीदाबाद शहर के अंदर 2 फरीदाबाद हैं, एक फरीदाबाद जो शहर जिसको हम कहते हैं और एक फरीदाबाद जो कॉलोनीज का हिस्सा है। जो एक फरीदाबाद शहर है, फरीदाबाद शहर के विकास के लिए हमारे पास बहुत करोड़ों का बजट है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस बजट को मैनेज करती हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर आती हैं, जैसे कि नगर निगम है। नगर निगम सेक्टर्स का भी ध्यान रखता है, कहने को कॉलोनीज की भी जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर है, लेकिन फैक्ट्री एरियाज की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है, अपने नगर निगम के ऊपर ही है। अब शहर के विकास के लिए एक स्मार्ट सिटी का भी इन्होंने एक अलग से बोर्ड बना रखा है। स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी है, स्मार्ट सिटी का अलग से फंड भी आता है, स्मार्ट सिटी विकास का कार्य भी करती है। इसी तरीके से FMDA बना दिया, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया। उस अथॉरिटी के पास भी जो है अलग से फंड्स आता है। फिर MP लैड फंड्स आते हैं, केंद्रीय मंत्री जो हमारे सांसद जी हैं उनके पास हर साल एक MP लैड फंड आता है, जिसको वो बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी टेंडर के उस फंड को कहीं पर भी विकास कार्य में लगा सकते हैं, जहां उनका मन करे वहां पर विकास कार्य में लगा सकते हैं। MLA लैड फंड अलग आता है, CM ग्रांट अलग आती है। लेकिन इतने तरह के फंड्स आने, फिर केंद्र से अलग फंड्स आते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अमृत योजना आई, उसके अंदर CM उसका जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से अलग से फंड्स आया। तो इतना पैसा आने के बाद भी अगर कॉलोनीज विकास से दूर है, विकास से महरूम है, विकास से वंचित रही हुई है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पैसे की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे हिस्से का पैसा कोई और लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो मेरे तक नहीं पहुंच रहा, जिसके लिए वो पैसा आया उस तक नहीं पहुंच रहा, जिसको उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, जिसको विकास की सबसे ज़्यादा जरूरत है, जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रह रही है, जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है शहर की, वहां तक पैसा नहीं पहुंच रहा। तो आवश्यकता क्या है कि भाई आवश्यकता यही है कि भाई अगर मान लीजिए एक जगह पैसा ज़्यादा जा रहा है या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और जहां पर विकास की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की डिमांड की जाए, एक ऐसी व्यवस्था की मांग की जाए कि भाई हमारे हिस्से का जो पैसा है, हमारी संख्या के आधार पर जो हमारा पैसा होना चाहिए, हमारे जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो पैसा होना चाहिए, वो पैसा हमें मिले। अब वो पैसा कैसे मिलेगा, तो हमने आप सभी लोगों से, बहुत सारे वॉलंटियर से, लोगों के घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से बातचीत करके हमने ये जाना कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि जी अगर हमारा कोई अलग से ऐसी कोई बॉडी बन जाए, अलग से कोई ऐसा प्राधिकरण बन जाए, जैसे हुड्डा है या HSVP जिसको बोलते हैं, या फिर नगर निगम है, इसी तरीके से कोई ऐसी बॉडी बन जाए जो डेडिकेटेडली कॉलोनीज के विकास का कार्य करे। कोई ऐसी बॉडी बन जाए जिसके पास जो फंड्स आए तो ये हो कि ये कॉलोनीज के लिए फंड्स आए। आज फंड आता है, आज जो बजट्स होते हैं हमारे 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2200 करोड़ नगर निगम के फंड्स होते हैं, उसमें हमें ये बाइफर्केशन नहीं है कि वो कॉलोनी के लिए कितना है, वो सेक्टर के लिए कितना है, वो फैक्ट्री एरिया के लिए कितना है। वो एक ऐसा आता है जैसे मान लीजिए कि किसी ने खेत में ट्यूबवेल चला के छोड़ दिया, बस जहाँ तक पानी जाता जाएगा वहाँ तक ठीक है, और जहाँ रुक जाएगा वो पानी खत्म, वो खेत सूखे पड़े रहेंगे। हमने ये चिंता नहीं करी कि भाई जितने भी खेतों के अंदर पानी दिया जा रहा है वो सारे खेत हैं तो हमारे ही। तो क्या होता है कि जहां नेता निवास कर रहे हैं, जहां पर उनके जिस सेक्टर्स में रह रहे हैं, कोई भी नेता अपने कॉलोनीज में रहता वो कम ही देखे होंगे, कोई एक आधा अपवाद हो तो मैं कह नहीं सकता हूं, बाकी सब लोग नेता बनने के बाद किसी न किसी अच्छे सेक्टर में चले जाते हैं, फिर कॉलोनी की समस्याएं वहीं के वहीं रह जाती हैं। तो बात यह है कि ऐसा कोई एक प्राधिकरण हो जिसको कि हम डिमांड कर रहे हैं, कॉलोनी विकास प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, कॉलोनी डेवलपमेंट प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, कॉलोनी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि हमें कॉलोनी डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहिए। ले आओ, इसके मैं आपको हम क्या क्या
इसमें वो करते हैं, क्या क्या चाहिए वो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मेरे से कलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी उसके अंदर डिमांड्स क्या क्या हैं। तो जो कॉलोनी विकास प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं, कॉलोनी विकास प्राधिकरण में सबसे पहली बात तो हमें कॉलोनीज के लिए फंड्स अलग से चाहिए, एक डेडिकेटेड फंड चाहिए कि जो कॉलोनी के विकास के लिए लगे। दूसरा, एक हमारे पास एक एक्ट है जो हरियाणा सरकार ने बना रखी है, 2016 में ये एक्ट बनी थी। एक्ट तो खैर पहले से थी, 2016 में पहली अमेंडमेंट हुई, फिर 18 में हुई, फिर लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है 2022 में हुई। जिस एक्ट के आधार पर आप सब लोगों की जो कॉलोनीज जो पास करी गई हैं वो हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेफिशिएंट एरिया मैनेजमेंट एक्ट है, 2016 की एक्ट है जी। उसको ये पूरी तरीके से लागू नहीं कर रहे। तो हमारी क्या है उसके अंदर डिमांड है उसके अंदर लागू करने के लिए, जैसे कि कॉलोनीज के अंदर बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए। आज कॉलोनी ऐसी हो गई जैसे आप एक किसी माचिस के डिब्बे में लोगों को बंद कर दिया हो, ना वहाँ पर वेंटिलेशन की कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी है, ना वहाँ पर पीने के पानी की कोई अच्छे तरीके से व्यवस्था है, कोई किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं। वो तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक भेड़ बकरियों की तरह आपने एक एरिया के अंदर करके छोटे छोटे मकान बनाकर लोगों को भर दिया। तो बच्चों के लिए खेलने की पार्क की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद हर 3, 4, 5 कॉलोनीज के ऊपर एक सामुदायिक हॉल या मल्टीपर्पज़ हॉल जिसको बोलते हैं, उसकी डिमांड हम लोग रखते हैं इस प्राधिकरण के माध्यम से कि ये प्राधिकरण क्या क्या जिम्मेदारियां देखेगा, क्या क्या चीज़ें लागू करवाएगा, किस किस चीज़ के लिए फंड्स एलोकेट करेगा और कहाँ पर इनके जवाबदेही तय होगी। तो उसमें सामुदायिक सुविधाएं जैसे सामुदायिक केंद्र हो, औषधालय, नशा पुनर्वास एवं नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए हर कॉलोनीज़ के अंदर, या 3, 4, 5 कॉलोनीज़ के क्लस्टर में एक हो जाए, उसमें भी कोई वो नहीं है। जिसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, मान लीजिए कोई प्रौढ़ शिक्षा देनी है, कोई महिलाओं को शिक्षित करना है, इस तरह के सेंटर्स हैं, उनको विकसित होना चाहिए कॉलोनीज़ के अंदर। कॉलोनियों की जो ज़मीनें हैं बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जिनके अंदर लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, जिनके अंदर क्या है कि लोग GPA के ऊपर ही चल रहे हैं। अभी तक उनकी मालिकाना कब्जा तो है, कब्जा कोई नहीं हटवा रहा उनसे, लेकिन मालिकाना हक आज कागज़ों में नहीं है, जिसकी वजह से उनको लोन फैसिलिटीज़, बैंक के लोन से वंचित रह जाते हैं लोग। ठीक है, तो बैंकों ने बहुत सारे एरियाज़ को नेगेटिव एरिया मार्क कर रखा है। आप जाओगे बोले नहीं जी आप तो यहाँ रहते हो, आप तो ये तो नेगेटिव एरिया है ना। तो इस तरीके से जो कब्जेदार मकान मालिक हैं उनको कागज़ों में मालिकाना हक दिलवाने का काम भी ये प्राधिकरण करे। इसके पास इस तरह की पावर्स की हम डिमांड करते हैं सरकार से कि भाई इस तरह से इसको पावर दी जाए कि ये सबके जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो प्लॉट जिसकी ज़मीन है उससे डिस्प्यूट है, कोई सरकार से डिस्प्यूट है, उन सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के भी उसके बाद जुडिशियल पावर्स होनी चाहिए। स्वच्छ एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति करवाना, आज जल नहीं है, टैंकर माफिया बहुत सारे, अमित जी बताएंगे इसके बारे में। टैंकर माफिया बहुत सारी कॉलोनीज़ के अंदर सक्रिय है, क्योंकि हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि इस शहर में जल भराव एक समस्या है और दूसरा जो है वो जल की कमी भी एक समस्या है। ये कितने विरोधाभासी बातें हैं। इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट खराब है। कॉलोनियों में स्थित जो सीवर है उनका नवीनीकरण है और उनकी नियमित सफाई करवाना, ये इसका एक कार्य, इसका डेडिकेटेड कार्य रहेगा जो पर्टिकुलरली कॉलोनीज के बारे में मैं कह रहा हूँ। आप में से ये मत समझिएगा कि ये काम तो नगर निगम का है, नगर निगम का है, लेकिन उसके बाद क्षेत्रफल इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, एक बॉडी के ऊपर, फरीदाबाद नगर निगम के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है क्योंकि जनसंख्या बहुत होगी फरीदाबाद की। इतनी जनसंख्या हो गई है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे इसी शहर की है, 26 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, और पॉपुलेशन आप देख लीजिए कितनी पॉपुलेशन होगी, 40 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो इसके लिए एक सिंगल नगर निगम, 2 नगर निगम भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलो कोई भी कारण था, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, आज का विषय वो नहीं है। हालांकि मेरे पास उसके ऊपर भी बहुत कुछ बोलने के लिए सरकार के खिलाफ कि भाई इन्होंने क्यों उसको 2 निगम न पास करके स्पेशल ऑर्डिनेंस लाकर क्यों इन्होंने एक ही निगम के अंदर प्रेशर डाले रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार मन से चाहती है कि भाई ये लोग जो है वो विकास से महरूम रहे और इनके आगे पीछे घूमते रहें और वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहे। जल निकासी और वर्षा का जो जल संचयन है, जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस तरह की चीज़ें जो है वो सरकार लेके आए, इस प्राधिकरण के माध्यम से कॉलोनीज़ के अंदर लेके आए। गलियों का चौड़ीकरण है, जो मौजूदा गलियां हैं उनका रिपेयर मेंटेनेंस है, वो इसका एक अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए इसमें, और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए इस प्राधिकरण की। हर कॉलोनी के अंदर सुलभ शौचालय जैसे सामान्य शौचालय इत्यादि का निर्माण करना है और उनका प्रबंधन करना है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो मैनुअल वेस्ट जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो इसी तरीके से किसी कंपनी को आप टेंडर देकर इतने बड़े एरिया के अंदर सरकार उसको मैनेज करे, उसको लाने का काम भी ये प्राधिकरण करे।
जहाँ जहाँ पर भी संभव है, अगर किसी कॉलोनीज को अगर उसको हम गेटेड कॉलोनी बना सकते हैं, उसके चारों तरफ चार दीवारी करके सरकार उसको बना सकती है, तो सुरक्षा का भी उसके अंदर बहुत योगदान होगा। और क्या है, शहर के अंदर जो एनक्रोचमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी कहीं तक है, मकान कहीं आगे बढ़ा लिया, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो ये भी वो प्राधिकरण डिसाइड करे कि जहाँ जहाँ पर संभव है वहाँ पर इन सोसाइटीज़ को गेटेड सोसाइटीज़ करा जा सकता है। देखिए, हरियाणा की एक हाउसिंग बोर्ड एक्ट है, जिसके अंदर हम हाउसिंग बोर्ड के अंदर क्या मिनिमम पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हम मकानों को एक नक्शा पास करवाना है, उनके अंदर किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरह की वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इन कॉलोनीज के अंदर या जो नई कॉलोनीज हैं या जितने भी एरिया अभी पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी ऐसे जिनके अंदर 50 मकान 60 मकान 100 मकान ही बने हुए हैं अभी, जो नई नई कॉलोनीज आ रही हैं, तो उनके अंदर जो रेस्ट ऑफ जो रिमेनिंग एरियाज है, उन रिमेनिंग एरियाज के अंदर ये प्राधिकरण क्या काम करे कि हाउसिंग बोर्ड के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो पैरामीटर्स हैं, उनको लागू करवा के और नए मकानों के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पैरामीटर्स लागू किए जाएं, जिससे कि जो नए मकान बन रहे हो वो सही तरीके से बनाए जाएं, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर आए। और जो पुराने मकान बन गए उनको एक समय सीमा की तय कर दिया जाए, वो चाहे वो 10 साल 15 साल या 20 साल का तय कर दिया जाए कि अब आप 15 साल बाद जब रेनोवेट कराओगे तो न्यू पैरामीटर्स के ऊपर रेनोवेट कराओगे, जिससे कि एक लंबे समय के अंदर हम अपने शहर को सही तरीके से कर पाए और जो लोग कॉलोनीज में रह रहे हैं उनके लिए भी, उनके हेल्थ के साथ भी कोई खिलवाड़ भविष्य में ना हो। आज अगर कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो गलियां इतनी छोटी छोटी हैं कि अगर मान लीजिए किसी कॉलोनी के मकान में आग लग जाए, फर्ज कीजिए कि कहीं कॉलोनी के मकान में आग लग जाए, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 99% कॉलोनीज के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। तो जब इतना क्लस्टर रह रहा है वहां पर, जब इतने सारे लोग रहते हैं और इस तरह की भाई दुर्घटनाएं तो संभावित सी बात है कि कहीं ना कहीं हो जाती हैं, तो उसकी क्या व्यवस्था है। आज अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट हो तो एम्बुलेंस नहीं घुस सकती अंदर। किसी हार्ट पेशेंट को, किसी क्रिटिकल पेशेंट को अचानक से ट्रांसफर करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी और वहां से उसने एम्बुलेंस में लिया और वो एम्बुलेंस लेके चलेगी। मैं 99% कॉलेज बात कर रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं घुस सकती। आपको बताना पड़ेगा भैया वहां खड़े रहो, वहां पर पेशेंट को लेके आ रहे हैं। तो हम ये सब बातें मुझे लोगों ने बताई है कि ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। रात को अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ले जाना हो तो ले जा नहीं सकते हैं, बाइक से पहले लेके जाएंगे, फिर उसको कहीं और वहां से फिर वो एम्बुलेंस। तो कॉलोनी विकास प्राधिकरण ऐसी व्यवस्थाएं करे। देखिए, बहुत सारे शहरों में जैसे बाइक एम्बुलेंसेज का कॉन्सेप्ट है, जिन छोटी गलियों में एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती वहां पर बाइक एम्बुलेंसेज हैं। वहां पर इस तरह के फायर का उन्होंने सिस्टम अरेंज किया हुआ है कि जो छोटे हाथी जैसे छोटी जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो कॉलोनीज के उसके अंदर घुस सकते हैं, वहां पर उन्होंने फायर ब्रिगेड का एक अलग से सिस्टम बना के किया हुआ है, ताकि वो जो फायर ब्रिगेड की जो मशीन्स हैं वो पहुंच पाए वहां पर, है ना। तो इस तरह की हमें कुछ इनोवेशंस लेके आनी पड़ेंगे, जिसका कि विशेष ध्यान ये प्राधिकरण रखेगा, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं कॉलोनी विकास प्राधिकरण की। उसके बाद पुलिस पिकेट्स नहीं है। आज अगर किसी व्यक्ति को कोई कंप्लेंट लिखवानी होती है, छोटी मोटी भी कंप्लेंट लिखवानी होती है, देखो कॉलोनीज में क्या होता है, कहीं गाली गलौच हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, उससे कोई बात बढ़ गई, कोई करवाना है तो उसको चौकी जाना पड़ेगा। चौकी का रवैया, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैं लगातार कॉलोनी निवासियों के प्रति जो चौकी वालों का रवैया होता है वो बिल्कुल अमानवीय रवैया होता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल रिसेंट मेरे सामने एक अभी नवीन नगर चौकी का केस आया था, जिसके अंदर वो केस डिस्कस करने का तो समय नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा अमानवीय व्यवहार हमने देखा कि जिसमें डरा धमका के लास्ट में उसको ये करके तुझे अंदर डाल देंगे, या ऐसा करके कि भाई तेरे ऊपर क्रॉस केस बन जाएगा, ऐसे करके उसको FIR दर्ज कराने से पीछे रखा गया। ये रखा गया कि वो व्यक्ति FIR ना दर्ज करा दे। तो क्राइम को बढ़ावा देने का काम खुद जो है ये चौकियां कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो पिकेट्स बनाई जाए, छोटे पिकेट्स बनाई जाए, जिसमें कि 2-3 सिपाही जो है वो पिकेट्स में हो, कॉलोनीज के अंदर हो, तो झगड़े भी कम होंगे और अगर कोई बात हो जाती है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो सकती है। तो प्रशासन के ऊपर भी इसके अंदर हम लोग एक डिमांड करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो प्राधिकरण का विशेषाधिकार हो कि इस तरह की पिकेट्स को वो एस्टैब्लिश कराएं। कोई भी कॉलोनी का विकास जो है, देखिए किसी भी जगह का विकास जहाँ व्यक्ति रहते हैं वो पर्यावरण संबंधित विकास होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो ऐसी कुछ जगहें, ऐसी कुछ चीज़ें सरकार चिन्हित करे, कुछ ऐसी खाली लैंड सरकार चिन्हित करे जहाँ पर प्लांटेशंस हो, जहाँ पर ताकि एनवायरमेंट सुधरे। अगर कॉलोनी के बीच में जगह नहीं है तो आसपास कहीं ना कहीं जगह जो है सरकार मुहैया कराए, और इसका भी ध्यान जो है वो प्राधिकरण रखे। ये भी हमारी एक डिमांड है जिसके अंदर।
फिर आप देखेंगे कि कॉलोनीज़ के अंदर जो बाज़ार लगते हैं, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इस तरह के सब लगते हैं। तो ये क्या है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो ऑर्गेनाइज व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर और इनके लिए एक सही जगह चिन्हित करके, और उनके अंदर ऐसी चीज़ ना हो कि हफ्ता वसूली का काम चल रहा है, उसके अंदर ऐसा ना हो कि भाई पुलिस ही हफ्ता वसूल करने में लगी हुई है। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास जी, पुलिस हफ्ता वसूल करती है जी, वहाँ लगाने के लिए रेडी पटरी के लिए वो पैसे मांगे जाते हैं। तो सरकार या प्राधिकरण इस चीज़ का ध्यान रखे कि भाई जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो उनकी उचित व्यवस्था की जाए, उनको संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से उनको लाया जाए। कॉलोनीज़ के अंदर कोई आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि कहीं कोई फायर लग गई, कोई लगातार कहीं आग लग गई, बाढ़ आई अभी, या कोई और इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए जो मुआवजा है वो कॉलोनी वालों को जल्द से जल्द मिले, इसकी भी जो एकाधिकार जो है वो उस प्राधिकरण के पास होना चाहिए। और ये प्राधिकरण सरकार चाहे तो किसी एक IAS अधिकारी के अंडर में, किसी रिटायर्ड जज के अंडर में, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक ऐसा अलग से प्राधिकरण बनाया जाए जिससे कि इन कॉलोनी की समस्या का समाधान हो सके। तो ये हमारी सरकार से डिमांड है। आप सब सम्मानित चैनलों के माध्यम से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप ये हमें अलग से प्राधिकरण कॉलोनीज़ के लिए दे दीजिए। फरीदाबाद की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कॉलोनीज़ में रहती है, और यही एक समाधान है जिससे कि हम सारी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा बहुत सारे समाज सेवी संगठन चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, समाधान कुछ होगा नहीं इसका। तो ये हमारी डिमांड थी, मेरी तरफ से यही था कि जो आज हम इस विषय से हम आपको रूबरू कराना चाहते थे। कोई और आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसा आप बता रहे हैं समस्याएं बहुत ज़्यादा है जी। सत्ता पक्ष का कहना ये है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, यानी ये विकास की निशानी है, हम खोद रहे हैं और नालियाँ डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि विकास हो रहा है। लेकिन सतपाल जी, विकास कार्य हो तो नहीं पा रहा ना। आज आप देखिए, ये सड़कें बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, उनको खोद देते हैं। सड़कें बना देंगे, सीवर की पाइपलाइन डालना भूल जाएंगे। नवीन नगर में ऐसा है, पल्ला क्षेत्र में ऐसा है, कितनी सारी सड़कें हैं जो इन्होंने नई बनाई और तोड़ दी। तो या तो ये अपने आदमियों को काम देने की होड़ में इतने ज़्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे इन्होंने जनगणना करवाई थी, एक कबाड़ा बेचने वाली कंपनी से इन्होंने फरीदाबाद की जनगणना करा ली। तो ऐसा हो सकता है कि कोई और ऐसी कोई कंपनी होती होगी जो खिलौने बनाती होगी, उनको सड़क डालने का काम दे देते होंगे। तो कुछ गलतियाँ इनसे भी होती होंगी ऐसे, क्योंकि अति उत्साहित हो जाते हैं अपने लोगों को काम देने के चक्कर में। नगर निगम का चुनाव जो है 1 साल पहले हो जाना चाहिए, पूरा साल निकल गया है, लग रहा है कि 1 साल और निकलेगा। ऐसे में आपकी इस डिमांड को कैसे सरकार माने? नहीं, सरकार का इस डिमांड से क्या, सरकार तो चुनाव, तो अब सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो मतलब विकास भी नहीं होंगे। देखिए, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से अगर सदन जो है वो सेशन में नहीं है, अगर निगम नहीं है, तो सारी पावर्स कमिश्नर के पास आ जाती है, और कमिश्नर उतनी पावर से काम करता है जितनी पावर से पार्षद या उस चुने हुए जो मेयर है या जो और प्रतिनिधि हैं उनको काम करने की पावर होती है। लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है कि कर रहे हैं और जनता को पता नहीं चल रहा कि भाई काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चुनाव का इससे कोई लेन देन नहीं है, ये तो हमारी विकास की डिमांड है। देखिए, सरकार लगातार कॉलोनीज को पास करने में लगी हुई है। हम कह रहे हैं कॉलोनी पास करना इस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये डेफिशिएंट एरिया मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंदर ये है कि भाई कॉलोनी को पास करने का तो पहला स्टेप है, उसके बाद क्या करोगे? पास हो गई, फिर क्या हुआ जी? आज आपके पास कॉलोनी पास हो गई, अब आपके पास सिर्फ ये पावर आ गई जी। अब जो आप अधिकारी के पास जाओगे और कहोगे, साहब जो आप पहले मुझे मना करते थे कि तुम्हारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता, तुम्हारे यहाँ पर सीवर लाइन नहीं लग सकती, तुम्हारी सड़क के लिए टेंडर पास नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी कॉलोनी अवैध है, तो साहब अब मेरी कॉलोनी वैध हो गई है, तो आप कृपया करके अब मेरे विकास कार्य शुरू करवा दीजिए। लेकिन विकास कार्य जो कॉलोनी पहले पास हो चुकी है, जो 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके विकास कार्य के बारे में बता दो ना। उनके वहाँ पर कैसा विकास हुआ है? वह सबसे ज़्यादा बच्चे तो उन्हीं सीवर के ढक्कनों में खुल के, जो खुले हुए सीवर उनके अंदर गिर के मर रहे हैं, जो कॉलोनी पास हो चुकी है। इस समय शहर के अंदर HSBP और MCF 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे पड़े। तो आपको नहीं लगता अगर कॉलोनी विकास प्राधिकरण बढ़ाते, ये भी एक सफेद हाथी साबित होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक MCF में सुधार नहीं होगा, नए डिपार्टमेंट बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, मैं बताता हूँ क्या होगा। सब 2 कॉन्सेप्ट है अनुराग जी, एक है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। हम जो बात कर रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में जितना आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करेंगे, उतना आप ताकत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। MCF इतना बड़ा हाथी हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने इस पूरे लंबे चौड़े उसमें मैंने आपको भाषण में आपको बताया कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पॉपुलेशन का प्रेशर इस नगर निगम पे इतना है, तो झेल ही नहीं पा रहे उस प्रेशर को। नगर निगम तो कब का दम तोड़ चुका है, जब हमारे यहाँ पर, और उसका जो जिसको बोलते हैं ना, जैसे जब पेशेंट मर जाता है तो ये देखते हैं उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। तो ये देखना है कि नगर निगम दम तोड़ चुका है। अब ये 200 करोड़ का घोटाला उठा के देख लीजिए कि भाई
हरियाणा में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला अगर नगर निगम का हुआ है तो ये फरीदाबाद नगर निगम के अंदर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब ये मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, अब ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमारी पोस्टिंग फरीदाबाद में हो अधिकारियों की, कैसे नेताओं के साथ मिलकर हम लोग अपनी जेबें भरें और चले जाएं। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो जवाबदेही ज़्यादा लोगों की तय होती है। तो आपके पास एक होगा, एक छोटा सिस्टम होगा जाने के लिए, बजाय आप नगर निगम में चले जाओ, नहीं जी वो तो उसका काम है, वो तो उसका काम है, उसका काम है, तो ऐसे करके लोग भगाते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जवाबदेही तय हो। ऐसे में कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अभी देखो कमिश्नर तो वही होंगे, नगर निगम कमिश्नर भी होंगे, अगर ये नया बना दिया जाएगा तो फिर भी किसी न किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, और यहाँ के जो मंत्री MLA पार्षद भी वही होंगे जो अभी तक रहे हैं। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? अभी नगर निगम था, उसमें भी इको ग्रीन लाए हैं, जबकि नगर निगम की तरफ से भर्ती करनी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीज़ें वो तो खुद निजीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये जो कॉलोनी वालों को न्याय मिल जाएगा? अभी कहीं ना तो स्कूल है उनके पास, ना अस्पताल हैं, और ना वो पानी के टैंकर वाले रात दिन उनको पानी बेच। सर ऐसा है कि इनके पास सब काम को करने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं, वो फंड्स लगते नहीं है। हमारी समस्या उस फंड्स को लगने की हम नहीं है ना, देना तो नहीं चाहिए। देखिए नियत का तो अब ये नियत नहीं थी, तभी हम कांग्रेस बदल के भाजपा लेके आए। पता चला कि भाई इनकी नियत और ज्यादा खराब है। तो देखिए लोकतंत्र तो आशाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। आप जब भी एक नेता को उठा के दूसरे नेता को लेकर आते हैं तो इसी आशा और उम्मीद से लेकर आते हैं कि ये पहले वाले से बेहतर होगा। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस तरह के कुछ नेता ऐसे, कुछ बहुत अच्छे नेता भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। लोकतंत्र आपको फिर दोबारा ताकत देता है। तो लोकतंत्र तो इसी तरीके से जिसको कहते हैं ना कि एक इवोल्यूशन होती है, ये इवॉल्व होता है लोकतंत्र। दादाजी एक अहम सवाल है, स्मार्ट सिटी का नाम आता है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद जी, लेकिन स्मार्ट सिटी में चिन्हित एरिया किया गया, बहुत छोटा सा एरिया दिया गया। कॉलोनियां स्मार्ट सिटी में आती नहीं आती। हमें लगता है कि जैसे स्मार्ट सिटी में क्या हम ये मांग रख सकते थे कि स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़ाया जाए, पूरे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में लाया जाए, तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती प्राधिकरण। देखिए उसमें क्या बात है कि जो विकास के जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़िए, उसके अंदर जो इन्होंने बना रखा है वो चीज़ें कॉलोनी में संभव नहीं है, क्योंकि उनका एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है, मकान बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं उसके अंदर। अब या तो उसको तोड़कर नए मानक के हिसाब से तय किया जाए। तो एक ही चीज़ को करने के जब दायरे अलग अलग हैं, जब हमारा फील्ड ऑफ ऑपरेशंस अलग अलग है, तो आप उसके अंदर आपको मानक अलग अलग तय करने पड़ेंगे। अगर सेम मानकों से करोगे तो या तो इसको तोड़ो या उसको खराब करो। तो इसलिए उसकी डिमांड अलग होनी चाहिए। क्या आप इस प्रस्ताव को, जो कॉलोनी विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव आप रख रहे हैं, वो डीसी के सामने एक विज्ञापन के तौर पर कुछ पैसे भी देंगे या खाली नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं जी। इसका जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ और है जो मैं थोड़ा मिस कर गया कि राइट टू सर्विस एक हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा एक्ट है, राइट टू सर्विस एक्ट, कि हम अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम अधिकार के रूप में मांग सकते हैं, जिसके आधार पर हमारी पूरी संस्था ही काम करती है। सेफ फरीदाबाद इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। हम इस डिमांड का ज्ञापन लेकर हम डीसी साहब के पास जाएंगे। उससे पहले हम लोग जन जागरण करेंगे, जगह जगह जाकर कॉलोनीज के अंदर जागरूक करेंगे, लोगों को इसके फ़ायदे बताएंगे, लोगों से और चीज़ें इनपुट्स लेंगे। ये तो हमारी 4-5 महीने की मेहनत है, जो हमने चीज़ों को सोचा है कि भाई ऐसे इसका ये समाधान किया जा सकता है। वो ले जाने के बाद डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को ज्ञापन देंगे कि भाई इस तरीके से हो जाए, ये किया जाए। इसको कोशिश करेंगे कि PIL के माध्यम से हो, और अगर नहीं हो तो फिर आंदोलन के रास्ते तो हमारे लिए हमेशा ही खुले हुए। आंदोलन तो आने वाले चुनावी अखाड़े में भी किस्मत आजमा सकते हैं आप? नहीं, आने वाले चुनावी अखाड़े का तो अभी तो चुनाव का कुछ वो है ही नहीं। अभी तो जी, अभी तो सिर्फ हम जो इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, 2.5-3 साल हो गए जी हमें काम करते हुए, हर तरह के इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसका विचार कर सकते हैं, वो तो जैसे संस्था डिसाइड करेगी वो वाली बात है। एक और आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप चुनाव ही नहीं होने दे रहे हैं, बार बार चुनाव की तैयारी करते हैं और आप उसको ले जाकर। सतपाल जी देखिए, मैं इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हूँ जो इतने बड़े क्षेत्र के चुनाव को रुकवा सकूँ। सरकार तो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम जरूर करती है भाषणबाजी में, लेकिन ये बात सरकार को भी अंदर से पता है कि मैंने 3 रेट्स इस चुनाव के संबंध में डाली हुई है। एक रेट जिसके ऊपर ये पूरी पिछली वार्डबंदी कैंसिल होकर नई वार्डबंदी हो रही है अभी। एक बीच में रेट डाली थी जो परिवार पहचान पत्र को हमने चैलेंज किया था, और तीसरी रेट जो है हमने इनके जो अध्यादेश लेके आए हैं, जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जो आरक्षण लेके आए हैं, उसको चैलेंज किया है। तीनों रेट्स के अंदर हमारी प्रेयर ये है कि जी आप सारे इशूज़ को नॉर्मलाइज करके इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराइए। हर एक में प्रेयर यही है। तो हम तो खुद चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, रुकवाना नहीं चाह रहे। अगली बार आप कोर्ट में नहीं जाएंगे इनके? देखिए हमारा सतपाल जी, हमारी लड़ाई सिर्फ चुनाव या ना चुनाव की नहीं है, हमारी लड़ाई है कि फेयर इलेक्शंस की।
इलेक्शन हो तो फेयर हो, और ऐसा ना हो कि जैसे अब आपने पिछली वाली वार्डबंदी देखी, अगर हमारी बात गलत होती तो क्यों तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता, क्यों इलेक्शन कमीशन हाथ खड़ा करता कि इस वार्डबंदी पे चुनाव नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि हमने आवाज़ उठाई, उन्होंने भी माना कि हाँ भाई संज्ञान लिया, और सरकार को फटकार भी लगाई, और सरकार ने भी उसको हाथ छोड़ के, मतलब उसको हाथ खड़े करके सरकार ने छोड़ दिया, दोबारा से वार्डबंदी करी नए नक्शे के साथ की। अगर वो इतनी अच्छी होती या हमारी बात गलत होती तो सरकार दोबारा से नहीं करती ना उस चीज़ को। तो ये उसी बात का प्रमाण है कि हम सही बात की लड़ाई कर रहे थे, सरकार नहीं माने इस बात को।